पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन मुकल्ट का नया कल्ट मास्टर बन चुका था और नई तकनीक सीख रहा था। अब आगे देखेंगे। कैपिटल सिटी इंपीरियल प्रीसेप्टर्स मैनर। एक अधिकारी तुरंत भागते हुए अंदर आया और रिपोर्ट दी। इंपीरियल प्रीसेप्टर हार्मनी प्रीफेक्चर सिटी में अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। हेवनली डेविल कल्ट के सभी उच्च सदस्य वहां इकट्ठा हो गए हैं और वहां अनगिनत डाकू भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक सिटी लॉर्ड्स मैनर पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह अब सिर्फ सफ़ेद ज़मीन का एक टुकड़ा रह गया है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर उस समय सम्राट द्वारा भेजे गए स्मरण पत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैंने सुन लिया। अधिकारी थोड़ी देर झिझककर बोला, इंपीरियल प्रीसेप्टर, यह हेवनली डेविल कल्ट है, डेविल पैथ का सबसे बड़ा संप्रदाय। अगर उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने सिर उठाकर पूछा, युनयांग, क्या तुम जानते हो कि हेवनली डेविल कल्ट का पेट्रियार्क कौन है? ऑफिशियल रजिस्टर युनयांग ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम जानते होते तो इतने विचलित न होते। वाह, और कोई नहीं बल्कि हमारे इंपीरियल कॉलेज के ग्रैंड चांसलर हैं। युनयांग का चेहरा फीका पड़ गया। वह घबराकर बोला, क्या? इंपीरियल प्रिसेप्टर, हेवनली डेविल कल्ट का पेट्रियार्क इतने वर्षों से इंपीरियल कॉलेज में ग्रैंड चांसलर बनकर कार्य कर रहा था। यह तो राजद्रोह है। उसने न जाने कितने अधिकारियों और सेनापतियों को प्रशिक्षित किया होगा। उसकी शक्ति शायद दरबार और सेना तक फैल चुकी होगी। यह मामला गंभीर है महाराज। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुम बहुत आगे सोच रहे हो। हेवनली डेविल पैट्रियार्क अगर विद्वानों को सिखाता है तो क्या वे सब कल्ट के अनुयायी हो गए? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे भी पकड़कर दंडित करोगे? वह उठे और धीमे कदमों से चलते हुए बोले, जब मैं ज्ञान की खोज में संसार घूम रहा था, मैंने देखा कि हर संप्रदाय अपने ही सिद्धांतों में सीमित है। प्रत्येक अपनी विधा को सर्वोच्च मानता है और दूसरों के ज्ञान को अस्वीकार करता है। यही कारण था कि डिवाइन आर्ट्स, पैथ्स और स्किल्स की प्रगति रुक गई थी। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं सभी बड़े संप्रदायों से मिलूंगा और उनके बीच की दीवारें तोड़ूंगा। सबसे पहले मैं जिस व्यक्ति से मिला वह था हेवनली डेविल पेट्रियार्क। वह पहला व्यक्ति था जिसने किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया और मुझे सच्चे मन से सिखाया। उसी ने मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उनकी आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। उसी ने मुझे डाउ सेक्ट के डाउ मास्टर से मिलने की सलाह दी और एक पत्र भी दिया। उस पत्र की वजह से डाउ मास्टर ने मुझे विशेष सम्मान दिया और मुझे डाउ सोर्ड की 14 राइटिंग्स पढ़ने की अनुमति दी। फिर उसी ने मुझे ग्रेट ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री जाने को कहा, जहां मैंने रूलाई की शिक्षाएं प्राप्त की। उसने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई, नहीं प्रकट की, लेकिन मुझसे कुछ भी छुपा नहीं। यूनियांग अवाक रह गया। इंपीरियल प्रीसेप्टर बोले, मैंने उसे इंपीरियल कॉलेज का ग्रैंड चांसलर इसलिए बनाया क्योंकि उसमें सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठने की विशाल दृष्टि थी। वह व्यक्ति इतना निष्कलंक और व्यापक दृष्टिकोण वाला था कि वही उस पद का योग्य था। अब जब वह जा चुका है तो संभवतः नया कल्ट मास्टर तैयार करने में लगा होगा। यूनयांग ने पूछा, क्या हेवनली डेविल कल्ट अब नया कल्ट मास्टर चुन रहा है? पिछले 40 वर्षों से उनके पास कोई नहीं था। क्या हमें यह बात सम्राट को बतानी चाहिए? इंपीरियल प्रीसेप्टर ने उत्तर दिया, हाँ, इस घटना की सूचना सम्राट को भेजो, लेकिन हेवनली डेविल पेट्रियार्क की पृष्ठभूमि का उल्लेख मत करना। अधिकारी ने सिर झुकाकर कहा, एक और खबर है महाराज। सम्राट ने गुलिनुआन को नया ग्रैंड चांसलर नियुक्त किया है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया, समझ गया। सम्राट को चिंता होना स्वाभाविक है। गुलिनुआन क्राउन प्रिंस का सलाहकार बनने के योग्य है पर ग्रैंड चांसलर के पद के लिए नहीं। लेकिन यह विषय मेरे कहने का नहीं। यूनयांग ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, नए कल्ट मास्टर से कैसे निपटा जाए? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने शांत स्वर में कहा, जो साथ चलेगा वह फलेगा, जो विरोध करेगा वह मिट जाएगा। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं स्वयं उससे मिलूंगा। डाउ सेक्ट, डाउ माउंटेन। डनयंगजी तेजी से पहाड़ पर चढ़ा और डाउसेंट हॉल पहुंचा। वहां एक वृद्ध सफेद बालों और सफेद भौहों वाला डाउ मास्टर हरे नीले जलाशय के सामने ध्यानमग्न बैठा था। डनयंगजी बोला, डाउ मास्टर, हेवनली डेविल कल्ट के मुख्यालय में विचित्र घटनाएं हुई हैं। उनके सभी विशेष जीन हार्मनी प्रीफेक्चर में इकट्ठा हुए और फिर सिटी लॉर्ड्स मैनर समेत पूरा क्षेत्र गायब हो गया। डाउ मास्टर ने धीरे से आंखें खोली,
लगता है हेवनली डेविल कल्ट ने नया कल्ट मास्टर चुना है। इस संप्रदाय ने झूठे इतिहास और नकली सेंट का उपयोग करके लोगों को भ्रमित किया, जिससे उनके भीतर कलह उत्पन्न हुई। सेंटस ने अपने ही कल्ट मास्टर की हत्या की, जो सिद्धांतों के विपरीत था। कल्ट मास्टर ने अपनी डिसिपल से विवाह किया, जो मानव धर्म के विरुद्ध था। 40 वर्षों से उनके पास कोई नेता नहीं था, और अब जब नया चुना गया है तो यह सामान्य जनता के लिए शुभ संकेत नहीं। डैन यंगजी ने पूछा, हमारा डाउ सेक्ट क्या करे? डाउ मास्टर बोले, उसने कल्ट मास्टर की पहचान पता करो और समय आने पर उसे समाप्त करो। डैन यंगजी ने सिर झुकाया, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर तो हेवनली डेविल कल्ट के समान सिद्धांत अपनाता है, सबको शिक्षा देना, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि इटर्नल पीस एम्पायर स्वयं एक बड़ा हेवनली डेविल कल्ट बन गया है? डाउ मास्टर ने शांत स्वर में कहा, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, पर उसकी क्षमता इतनी नहीं। इतिहास में उससे भी बड़े साम्राज्य और प्रतिभाशाली लोग हुए हैं, पर अंततः सब धूल में मिल गए, ग्रेट रूइंस बन गए। ये संसार उतना सरल नहीं जितना वह सोचता है। जब वह किसी स्टोन वॉल से टकराएगा तब सच्चाई समझेगा। ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री एक वृद्ध भिक्षु रूलाई के पास आया और बोला, हेवनली डेविल कल्ट के अनुयायी हार्मनी प्रीफेक्चर से गायब हो गए हैं, साथ ही सिटी लॉर्ड्स मैनर भी। वहां के मैजिस्ट्रेट एल्डर यू लिन स्वयं हेवनली डेविल कल्ट का सदस्य था। इसके अलावा एक लड़की ने फौजी को हरा दिया है। हम सोचते हैं कि वह भी हेवनली डेविल कल्ट से है। रूलाई ने आश्चर्य से आंखें खोली। क्या वह लड़की इंपीरियल कॉलेज की छात्रा नहीं है? भिक्षु ने उत्तर दिया, वह सी युनशंग है, जो इस वर्ष ही इंपीरियल कॉलेज में आई है। इतने कम समय में वह इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। वह साई फैमिली से है, वही परिवार जिससे पिछली कल्ट मिस्ट्रेस सी यू यू आई थी। रूलाई ने पूछा, तो क्या नया कल्ट मास्टर भी साई फैमिली से है? भिक्षु ने कहा, यह अभी निश्चित नहीं है प्रभु। रूलाई ने सिर हिलाया, इंपीरियल कॉलेज ने हेवनली डेविल कल्ट की सेंटेस का उपयोग करके हमारे फौजी को हराया है। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सभी मोनास्ट्रीज को आदेश दो कि वे और जानकारी जुटाएं। भिक्षु ने झुककर कहा, एक और समाचार है, मवांगशन ग्रेट रूइंस से बाहर आ गया है। रूलाई चकित रह गया। सेंट अराइवल माउंटेन चिन्मू के कानों में अनगिनत रहस्यमयी ध्वनियां गूंजने लगीं। अचानक उसने देखा कि वह एक यात्री बन गया है जो पहाड़ों के बीच चल रहा है। दूर से लकड़हारे की कुल्हाड़ी की आवाज आ रही थी। वह उस दिशा में गया और देखा एक वुड कटर एक साइप्रस पाइन को काट रहा था। उसकी हर कुल्हाड़ी का वार गहराई में उतरता, पर जब वह कुल्हाड़ी उठाता तो पेड़ का घाव अपने आप भर जाता। छिन्मू आश्चर्य से उसे देखने लगा। हर वार उसे एक अलग अनुभूति दे रहा था। लकड़हारे ने पीछे मुड़कर कहा, यात्री, तू इतने समय से यहाँ खड़ा देख रहा है, क्या समझा तूने? तेरे परिवार के लोग अब मिट्टी में मिल चुके हैं, तेरे बच्चे तुझे से भी बूढ़े हो गए, तेरे पोते अब अपने परिवारों के साथ हैं। यात्री, तू यहाँ 100 वर्षों से खड़ा है। चिन्मू झुक गया। कृपया शिक्षक, मुझे सिखाए। लकड़हारा पत्थर पर बैठा और उसे जान देने लगा। चिन्मू ने वर्षों तक उस शिक्षा को सुना, और उसी से उसे यूनिटी टेक्निक ऑफ ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की समझ प्राप्त हुई। फिर लकड़हारे ने उसके सिर को छुआ। अचानक चिन्मू ने आंखें खोलीं और देखा कि ग्रैनी सी पीछे हट रही थी। वह अब भी सेंट अराइवल माउंटेन में था, वर्तमान समय में। ये वही शिक्षा थी जो पहले के सभी कल्ट मास्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए थे। वह लौ जो कभी बुझी नहीं। छिन्मू चुपचाप बैठा रहा। यूनिटी टेक्निक में न कोई शब्द थे न चित्र, इसे केवल एक कल्ट मास्टर से दूसरे को दिया जा सकता था। उसके मन में असंख्य जटिल ज्ञान तरंगें उमड़ आई, जिन्हें समझने में समय लगेगा। अब उसे समझ आया कि फाउंडिंग मास्टर ने क्यों कहा था कि ये यूनिटी टेक्निक केवल कल्ट मास्टर्स के बीच ही दी जा सकती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निर्मित ही नहीं थी। हर कल्ट मास्टर को इसे स्वयं समझना पड़ता था। हर व्यक्ति की यूनिटी टेक्निक अलग होती थी, उसकी समझ, दृष्टि और भाग्य के अनुसार। 360 कल्ट मास्टर्स का मतलब था 360 अलग कल्टिवेशन मेथड्स, और 10,000 कल्ट मास्टर्स का अर्थ 10,000 अलग मार्ग। पहले तो छिनमू को यह धोखा लगा, क्या यूनिटी टेक्निक सच में अपूर्ण है? फिर उसने महसूस किया, नहीं, यही तो सच्चा शिक्षण है, जो तुमने स्वयं समझा वही वास्तव में तुम्हारा है। वह मुस्कुराया और ग्रैनी साय की ओर देखा। उसी क्षण कल्ट मास्टर ली की आवाज ग्रैनी साय के मुख से निकली, टीचर, अब मैं सेक्रेड कल्ट मास्टर नहीं रही। यह मेरा अवसर है अपने भीतर के डेविल को हराने का। कृपया मुझे न रोकिए।
यंग पेट्रियार्क की नज़र कुछ पल के लिए डगमगाई, फिर उसने सिर हिलाया। तुमने खुद को एक हार्ट डेविल में बदल लिया था और खुद को उसकी डाउ हार्ट में रोप दिया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर उसने तुम्हें रिफाइन कर लिया तो तुम बस उसका रास्ता तैयार करोगे। कल्ट मास्टर ली की आवाज़ गूंज उठी। चाहे वो मुझे रिफाइन करे या मैं उन्हें अपने अपने वश में लूं, आखिरकार हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा हो या बुरा, ये मेरा निर्णय है। जब मैंने उससे विवाह करने का निश्चय किया, तब से मुझे ये गहराई से पता था कि वही मेरे हृदय का डेविल है और मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। केवल उसे मिटाकर ही मैं मन शांत करके डाउ की खोज में आगे बढ़ सकता हूँ। मैं अपने टीचर से निवेदन करता हूँ, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी करें। चिन्मू का दिल धड़क उठा। उसने यंग पैट्रियार्क की ओर देखा। उसे पहले से ही पता था कि ग्रैनी सी के दिल में एक महान डेविल मौजूद है और वह इतना शक्तिशाली है कि ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री का खक्खारा स्टाफ भी उसे शुद्ध नहीं कर सका था। अब जाकर उसे सच्चाई का पता चला। वह हार्ट डेविल दरअसल पिछला कल्ट मास्टर लीतियन सिंह था। ग्रैनी सी ने लीतियन सिंह को मार डाला था, पर वह एक हार्ट डेविल बनकर उसकी डाउ हार्ट में समा गया और अब दोनों एक ही शरीर के लिए संघर्ष कर रहे थे। चिन्मू स्वाभाविक रूप से ग्रैनी सी की मदद करना चाहता था ताकि वह लीचियन सिंह को रिफाइन कर सके, लेकिन यंग पेट्रियार्क निष्पक्ष था। उसके लिए ग्रैनी सी या लीचियन सिंह में से कौन जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद ग्रैनी सी फिर सामान्य दिखने लगी। वही शांत, वही मुस्कुराती हुई, मानो कुछ हुआ ही न हो। चिन्मू ने देखा कि हेवनली डेविल कल्ट के अधिकांश हॉल मास्टर्स और एल्डर्स को ग्रैनी सी पसंद नहीं करते थे। शायद इसलिए क्योंकि उसने ली चैनशिंग को मार दिया था और पिछले 40 वर्षों से कल्ट किसी लीडर के बिना बिखरा रहा। अनेक अवसर छूट गए और इसलिए वे उससे नाराज थे। ग्रैनी सी आज सिर्फ चिन्मू के लिए आई थी। उसे डर था कि कल्ट के लोग चिन्मू को तंग करेंगे। भले ही उसे सबकी नफरत झेलनी पड़े, वह उसे सहारा देने आई थी। यूनिटी टेक्निक इम्पार्ट करना उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे जरूरी था चिन्मू। यंग पेट्रियार्क ने हल्की सांस ली। फेम फिटेल, ऐसा शब्द किसी ग्रैनी साई जैसी स्त्री के लिए ही कहा गया होगा। वह इतनी सुंदर थी कि भले ही उसने कोई बुराई नहीं की हो, पर उसके कारण लोग पाप कर बैठते थे। ऐसी सुंदरता को यह दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती। लियनसिंग दुनियावी व्यक्ति था, यंग पैट्रियार्क भी, और बाकी लोग भी इस जाल से मुक्त नहीं थे। इस दुनियावी संसार में जीने के लिए उसे ग्रैनी सी बनकर ही रहना था। अपनी सच्ची सूरत या आवाज़ किसी को नहीं दिखा सकती थी। असेंशन सेरेमनी के बाद यंग पैट्रियार्क ने चिन्मू को बुलाया और साथ चलते हुए सेंट अराइवल माउंटेन के चारों ओर की जगहें दिखाने लगा। दिस इज टेरेस ऑफ फॉरगॉटन लव, व पवेलियन ऑफ फीनिक्स अराइवल, ये फ्लोर अंडर हेवन, और वह फिश ऑब्जर्वेशन पॉन्ड। चलते चलते उसने हेवनली डेविल का इतिहास बताया। कुछ बातें इतनी पुरानी थी कि अगर वह न बताता तो उसके मरने के बाद कोई नहीं जान पाता। चिन्मू ने पूछा, पेट्रियार्क, हमारी हेवनली सेंट कल्ट में नए कल्ट मास्टर के पद ग्रहण को असेंशन क्यों कहा जाता है? ये तो आमतौर पर एम्परर के लिए प्रयोग होता है ना? यंग पेट्रियार्क मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब हेवनली सेंट कल्ट अपने चरम पर थी, तब हमारे अधीन 6 एम्पायर्स थे और उन सबके एम्परर्स हमारे अनुयायी थे। इसलिए जब हमारे सेक्रेड कल्ट मास्टर ने भी असेंशन शब्द का प्रयोग किया, तो यह एम्परर्स के प्रति सम्मान का प्रतीक था। समय के साथ हालात बदले। अब एम्पायर सबसे बड़ा सेक्ट बन चुका है। एक सेक्ट सबको डिसाइपल नहीं बना सकता, लेकिन एक एम्पायर अपनी सीमाओं के भीतर सबको अपना नागरिक बना सकता है। चिन्मू गहरी सोच में पड़ गया। यंग पेट्रियार्क ने कहा, सेंट अराइवल माउंटेन हमारा मुख्यालय है। तुम्हें खुद इस जगह में आने की योग्यता हासिल करनी होगी। इस बार तो 360 हॉल मास्टर्स ने अपने टेलीपोर्टेशन फ्लैग से तुम्हें यहाँ पहुंचाया, लेकिन एक सेक्रेड कल्ट मास्टर को खुद इस हेडक्वार्टर्स में आने की कला आनी चाहिए। दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वह बहुत साधारण था। न कोई विलासिता, न सोने चांदी का काम, बस हरे ईंटों और लाल टाइलों से बना एक सरल भवन। अंदर सिर्फ सेंट की एक मूर्ति रखी थी। यंग पैट्रियार्क ने उसे धूप अर्पित की और चिन्मू ने भी उसका अनुसरण किया। फिर पैट्रियार्क ने कहा, हमारे एल्डर्स और हेवनली किंग्स सभी टेलीपोर्टेशन की कला में निपुण हैं। ये कला इसी हॉल की दीवारों पर अंकित है। इसे समझने में समय लगाओ। चिन्मू ने देखा, दीवारों पर टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स की रिफाइनिंग मेथड, फॉर्मेशन रून्स और डिवाइन आर्ट्स खुदी हुई थी।
यंग पेट्रियार्क बोला, हमारे हर महान हॉल की दीवारों पर कोई न कोई टेक्निक उकेरी गई है। डिसाइपल्स के सीखने पर कोई रोक नहीं है। तकनीक बांटनी चाहिए, जो समझ पाए वही योग्य है। यही उदारता है। चिन्मू ने सिर झुकाया, वह समझ गया। फिर पेट्रियार्क ने कहा, ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की बातें सबको सिखाई जा सकती हैं। छोटी बातें हॉल मास्टर संभालते हैं, बड़ी एल्डर्स, और उससे बड़ी हेवनली किंग्स। तुम्हारा काम दिशा निर्धारित करना है, न कि सब कुछ खुद करना। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, सेक्रेड कल्ट मास्टर बनने के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे? चिन्मू ने सोचा, फिर कहा, हर हॉल में प्राइमरी स्कूल्स खोलूंगा। 360 हॉल मास्टर्स के लिए एक नया हॉल बनेगा, स्कूल हॉल। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की रिफॉर्म्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए, जिससे इस दुनिया में एक नया पेशा जन्मा। हमारी कल्ट को भी यही करना चाहिए। डिसाइपल्स को कल्टिवेशन का मार्ग सिखाना चाहिए। यंग पेट्रियार्क ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यह अच्छा विचार है। इस गाड़ी को लेफ्ट और राइट गार्डियंस को सौंप दो। वे हॉल मास्टर्स के साथ चर्चा कर प्रतिभाशाली डिसाइपल्स चुनेंगे। यही नेतृत्व है। खुद सब करने की कोशिश करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चिन्मू ने मन ही मन प्रशंसा की। हेवनली डेविल कल्ट सच में एक एम्पायर जैसी थी। जैसे इटर्नल पीस एम्पायर एक सेक्ट जैसा लगता था, वैसे ही हेवनली डेविल कल्ट एक एम्पायर जैसी थी। 360 हॉल्स अपने अपने कार्यों में निपुण डिसाइपल्स, सुपरवाइजर्स, एल्डर्स, हेवनली किंग्स, गार्डियंस, सब कुछ एक राज्य जैसा। यंग पेट्रियार्क ने गंभीर होकर कहा, मुझे पता है तुम्हें चीज़ें तोड़ने की आदत है। चांसलर बस शैन ने तुम्हें देखने के लिए रखा था, लेकिन फिर भी तुमने स्कॉलर्स रेजिडेंस गिरा दिया। स्कॉलर्स रेजिडेंस तोड़ सकते हो, लेकिन सेंट अराइवल माउंटेन की किसी भी इमारत को मत छेड़ना। हर हॉल में अनमोल टेक्निक्स अंकित हैं। चिन्मू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं इतना नहीं तोड़ता। पेट्रियार्क हंसा। मुझे पता है, इंपीरियल कॉलेज में 8 दिन में तुमने बस 2-3 बार ही तोड़ा, और फिर ग्रेट वॉल के पार जाकर भी। दोनों हॉल से बाहर निकले। एल्डर ऑफ डिसिप्लिन बाहर सामान लेकर इंतजार कर रहा था। यंग पेट्रियार्क ने कहा, मैं जा रहा हूं कल्ट मास्टर। अब तुम्हें मुझे विदा करने की आवश्यकता नहीं। ये विदाई शायद अंतिम हो। चाहे जितनी दूर चलो, अंत में अलग होना ही है। चिन्मू ने सिर हिलाया। भले ही आखिरी विदाई हो, पर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पेट्रियार्क ने सिर झुकाया और पहाड़ से नीचे उतर गया। चिन्मू उसके पीछे पीछे चला। वही कदम, वही चाल। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में वह हमेशा एक बच्चा था, लेकिन पेट्रियार्क के साथ उसने सीखा कि कैसे बड़ा बनना है। अब वह सच में वयस्क बन चुका था। पहाड़ के तल तक पहुंचकर पेट्रियार्क ने मुड़कर कहा, सेक्रेड कल्ट मास्टर, अब आगे मत आओ। चिन्मू झुक गया, आंखों में हल्की नमी थी। फेयरवेल पेट्रियार्क। यंग प्रियार्क ने छलांग लगाई और एल्डर ऑफ डिसिप्लिन के साथ आसमान में विलीन हो गया। चिन्मू लंबे समय तक चुका रहा। आखिरकार जब उसने सिर उठाया तो सिर्फ आकाश दिखा। उसे पता था, अब वह इस युवा वृद्ध व्यक्ति को कभी नहीं देख पाएगा। जब एल्डर ऑफ डिसिप्लिन लौटेगा तो शायद वह केवल उसके राख लेकर आएगा। मृत्यु से डरने की क्या बात है? अपने शरीर को पहाड़ को सौंप देना, यही अमरता है। शायद यही यंग पैट्रियार्क की अंतिम इच्छा थी। सेंट अराइवल माउंटेन का ही एक हिस्सा बन जाना। वह सच में हेवनली डेविल के सिद्धांत पर चला था, पूरे जीवन भर। सेंट अराइवल माउंटेन पर विशाल झंडे फहराए और 360 हॉल मास्टर्स धीरे धीरे लौट गए। चिन्मू ने हुलिंगर को बुलाया और उस साइप्रस पाइन के पास लौटा। वहां कुछ कल्ट प्रोटेक्टर एल्डर्स अब भी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेक्रेड कल्ट मास्टर। चिन्मू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। ग्रैनी सी वहां नहीं थी। शायद वह भी पेट्रियार्क को विदा करने गई थी। उसने लेफ्ट और राइट गार्डियंस को बुलाया और स्कूल हॉल की स्थापना की बात की। दोनों मध्य आयु के व्यक्ति थे, एक काले वस्त्र में, दूसरा सफेद में। लेफ्ट गार्डियन ने पूछा, सेक्रेड कल्ट मास्टर, स्कूल हॉल में क्या सिखाया जाएगा? चिन्मू ने कहा, ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की सारी डिवाइन आर्ट्स सिखाई जाएंगी। इसके अलावा सेंट अराइवल माउंटेन पर एक फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स बनाया जाएगा, जहां सभी सेक्ट्स के ज्ञान को संकलित किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज के फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स की प्रतियां वहां रखी जाएं। दोनों ने बात नोट की। चिन्मू ने आगे कहा, जो कल के सदस्य इंपीरियल कोर्ट्स में अधिकारी हैं, उनसे कहो कि वे भी वहां की टेक्निक्स की प्रतियां भेजें। दोनों ने कहा, हमने आदेश प्राप्त किया। फिर दोनों ने अपने काले और सफेद वस्त्र फैलाए और उसी पल गायब हो गए। चिन्मू विस्मित रह गया।
हमारी कल्ट की टेलीपोर्टेशन कला सच में अद्भुत है। वह तुरंत लिंगर को लेकर उस हॉल में गया ताकि वह टेलीपोर्टेशन कला सीख सके, क्योंकि अगर वह इसे न सीखता तो सेंट अराइवल माउंटेन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। एक सेक्रेड कल्ट मास्टर के लिए ये कितना शर्मनाक होता किसी और से कहे कि मुझे बाहर छोड़ दो। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।